नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस के नए अवतार की सफल टेस्टिंग, घातक स्पीड से किया टारगेट का खात्मा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत के साथ डिफेंस डील करेगा साइप्रस, जयशंकर बनेंगे गवाह, पाकिस्तान दोस्त तुर्की को करारा जवाब। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को बढ़ाया गया। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि दलाई लामा की जासूसी मामले में चीनी महिला को पुलिस ने लिया हिरासत में, बौद्ध भिक्षु के वेश में थी ये महिला। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा कदम, 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR को कर दिया गया है जरूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस के नए अवतार की सफल टेस्टिंग, घातक स्पीड से किया टारगेट का खात्मा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटीशिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबाया जा सकता था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इसी के साथ इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल की है। प्रशासनिक स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है और प्रशिक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ BAPL और HAL शामिल थे। ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के साथ डिफेंस डील करेगा साइप्रस, जयशंकर बनेंगे गवाह, पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी से परेशान साइप्रस भारत के साथ रक्षा समेत कई डील करके कड़ा संदेश देने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां रक्षा के साथ आव्रजन को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि साइप्रस तुर्की की दुखती रग है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर और भारत को लेकर जहर उगलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को करारा जवाब देंगे। साइप्रस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान तुर्की के साथ विवाद पर बातचीत हो सकती है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर खासतौर पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद एक चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चीनी महिला को सुरक्षा एजेंसियां बिहार के गया में तलाश कर रही है और इस महिला का स्केच भी जारी कर लिया गया है। बिहार के गया में SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि दलाई लामा का दौरा यहां चल रहा है और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। चीन की एक संदिग्ध महिला के बारे में जानकारी मिली है, स्केच बनवाकर मामले की जांच करवाई जा रही है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 3 दिनों के अपने बिहार के दौरे पर हैं और वो गया में धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। SSP ने बताया कि होटल, मोनेस्ट्री सहित कई स्थानों में जांच की जा रही है और उन्होंने बताया कि अभी प्रारंभिक जानकारी है और महिला को लेकर वेरीफाई किया जा रहा है और अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलाई लामा की जासूसी मामले में चीनी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बौद्ध भिक्षु के वेश में थी ये महिला। जी हां दोस्तों, बोध गया के कालचक्र मैदान के पास से गुरुवार की शाम पुलिस ने एक चीनी महिला मिस सोंग सियालियोन को हिरासत में ले लिया है और महिला बौद्ध भिक्षु के वेश में थी और बताया जा रहा है कि वो साल 2020 से ही बोध गया में है और बीच में वो नेपाल भी गई थी और वो चीन में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। पकड़े जाने के बाद बोध गया थाने में उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा कदम, 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR को कर दिया गया है जरूरी। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी से पकड़ रहे हैं और चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। विशेषज्ञों को दावा है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन,
हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर जारी गाइडलाइन पर भ्रम की स्थिति के कारण एयर सुविधा लागू की गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाली यात्रियों में से 2% का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर प्रवेश करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रवासी वोटर्स के लिए खास सुविधा, अब घर से दूर रहकर भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने बनाई रिमोट ईवीएम। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से बृहस्पतिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आयोग की ये पहल अगर कामयाब रहती है तो प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वो जहां हैं वहीं से मतदान कर सकेंगे। आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया और शुरुआती मॉडल की सफलता के आधार पर निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गडकरी का ऐलान, 2 साल में वाहन उद्योग का आकार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का है लक्ष्य। जी दोस्तों, भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक हब बनाने के अपने प्रयासों में केंद्र ने अगले 2 वर्षों में इस क्षेत्र की बढ़ोतरी को दोगुना करने में मदद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2024 के आखिरी तक ऑटो उद्योग को 15 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है, जिससे यह ऑटो क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बन जाएगा। नितिन गडकरी ने पहले कई बार कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। गडकरी ने यह भी कहा है कि उनका मंत्रालय अगले साल 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम करेगा और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए सरकार से और शेष पूंजी बाजार से जुटाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका, एक साथ 52 नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर राजनीतिक सिंचाई करने के लिए राहुल गांधी खूब हल चला रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भयानक सूखे में बर्बाद हुई फसल की तरह साथ छोड़ते जा रहे हैं। यूं तो कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी का मुखिया नियुक्त किया है, लेकिन खड़गे के आने से कांग्रेस में ना तो कोई बदलाव दिख रहा है और ना ही पार्टी को कोई बूस्टर डोज अभी तक मिली है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरैया क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत 52 लोगों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल को पीएम नरेंद्र मोदी देंगे 7800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात, दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में 7800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा एवं न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि शुक्रवार को बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और इसके अलावा वो कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के का तारातला खंड का भी उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल और गणतंत्र दिवस पर बड़ी वारदात के लिए आए थे 4 आतंकी जिनको ढेर कर दिया गया है। भूसे से लदे ट्रक में जा रहे थे घाटी। जी हां दोस्तों, नए साल पर बड़े हमले को अंजाम देने के लिए 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर जम्मू के सिद्दड़ा पुल के पास बुधवार की सुबह ढेर कर दिया और ये आतंकी एक ट्रक से कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। भूसे से लदे ट्रक को सिद्दड़ा नाके पर रोका गया तो भीतर छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। ट्रक का चालक फरार हो गया है और ट्रक में आतंकियों के छिपने के लिए बनाई गई जगह से 7 AK-47, 1 M4 अमेरिकन कार्बाइन राइफल, 10 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 15 मैगजीन, 50,000 की नकदी, 300 कारतूस, आधा लीटर केमिकल, पाकिस्तान में बने चॉकलेट, दर्द निवारक दवाइयां बरामद की गई हैं। दोस्तों, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आतंकियों ने कठुआ या सांबा जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी जगह से घुसपैठ की और ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी जा रहे थे। आतंकियों के छिपने के लिए ट्रक में ठिकाना बनाया गया था। बुधवार सुबह 7:30 बजे पुल के पास नाके पर तैनात सेना और पुलिस के संयुक्त नाके पर इस ट्रक को पूछताछ के लिए रोका गया और जैसे ही तलाशी शुरू की गई तो ट्रक के अंदर से आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इसी दौरान ट्रक का चालक फरार हो गया।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने हमें खुद को दे दिया तो भी हम पाकिस्तान को नहीं कबूलेंगे, उनका कर्ज कौन चुकाएगा, तालिबान ने उड़ाया पाकिस्तान की कंगाली का मजाक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारतों को बेचना पड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार चीन, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहा है, लेकिन सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करने के कारण उसे बजट घाटा झेलना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की इस बदहाली का उसके दोस्त में दुश्मन बने तालिबान ने भी बड़ा मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान सेना के अधिकारी जनरल मोबिन खान से सवाल किया जाता है कि क्या आप पाकिस्तान की सीमा को पार कर रहे हैं। इस पर जनरल मोबिन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को अगर उन्होंने हमें खुद भी दे दिया तो भी हम उन्हें नहीं लेंगे, उनका कर्ज कौन चुकाएगा। तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्तान का ये मजाक ऐसे समय पर उड़ाया है जब दोनों के बीच सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हो चुका है, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग मारे गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भ्रष्ट सेना की इंटरनेशनल बेइज्जती से सख्ते में पाकिस्तान ISPR के जरिए कर रहा है इमेज मेकओवर की कवायद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना में भ्रष्टाचार और राजनीति में इसके हस्तक्षेप की हालिया रिपोर्टों से परेशान वरिष्ठ सैन्य कर्मी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के माध्यम से इसकी छवि बदलने की कवायद कर रहे हैं। पाकिस्तान के दैनिक बिजनेस रिकॉर्डर ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया कि 29 नवंबर को कमान बदलने के बाद अब पूरा ध्यान देश में सेना की छवि निर्माण और बढ़ती आतंकवाद संबंधी घटनाओं से निपटने पर है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सेना के अधिकारियों ने कथित तौर पर संबंधित हलकों से अपने संस्था की छवि को सुधारने के बारे में सुझाव मांगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 से चीन में तबाही, भारत में वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे डरे नहीं, अलर्ट रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसमें चीन की स्थिति काफ़ी गंभीर है। भारत की SARS-CoV-2 वायरस की जांच में सामने आया है कि चीन समेत कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी अब तक इस वेरिएंट के 4 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 3 गुजरात और 1 उड़ीसा में है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि उपलब्ध टीकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नमूनों का अध्ययन किया जा रहा है और एक सूत्र ने कहा है कि वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या वर्तमान में उपलब्ध टीके संक्रमण या नए उपवेरिएंट के कारण होने वाली गंभीर बीमारी को रोकने में प्रभावी हैं। सूत्रों ने कहा है कि गुजरात से 3 मामले सामने आए हैं और उड़ीसा से ऐसा 1 मामला सामने आने की पुष्टि हुई है और उन्होंने कहा कि चारों मरीजों में हल्के लक्षण थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के और ग्रुप के भी होने की आशंका, सिद्दड़ा मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। जी हाँ दोस्तों, शहर से सटे सिद्दड़ा इलाके में 4 आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद कुछ और दहशतगर्दों की मौजूदगी की भी आशंका बनी हुई है। मारे गए आतंकियों के रूट का भी एक पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आतंकी कहां से आए और उनकी संख्या कितनी थी इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। खुफिया सूत्रों के अनुसार फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि सीमा पार से 4 ही आतंकी इस तरफ आए थे और कई बार आतंकी अलग अलग ग्रुप में बंटकर भी अपने ठिकानों तक पहुंचने या फिर तय टारगेट को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। प्रथम दृष्टया इस मामले में चारों आतंकियों का मकसद जम्मू को दहलाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर घाटी की ओर ही जाना था और आतंकियों की मूवमेंट का इनपुट होने के बावजूद इस पहलू को भी जांचने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आतंकियों की संख्या 4 से अधिक तो नहीं थी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार तोड़ा सुरक्षा का नियम, कांग्रेस की गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी पर CRPF ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर CRPF का जवाब सामने आया। CRPF की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। हालांकि कई मौकों पर खुद राहुल गांधी की ओर से ही सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। CRPF ने कांग्रेस के पत्र के जवाब में कहा है कि साल 2020 से राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया है। साथ ही इसके बारे में उन्हें समय समय पर जानकारी भी दी गई है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस का कहना है कि राहुल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। CRPF ने अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के सभी उपाय जारी दिशा निर्देशों के हिसाब से ही किए गए हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा कि सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम तभी सही से काम करते हैं जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी दिशा निर्देशों का पालन करे। हालांकि खुद राहुल गांधी ही कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलने जैसी चीज़ों के जरिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रवासियों के लिए चुनाव आयोग ने बनाया रिमोट वोटिंग सिस्टम, सभी पार्टियों के आगे
होगा डेमो। जी हाँ दोस्तों, देश में दूसरे राज्यों और शहरों में रहकर काम करने वाले प्रवासियों का मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीक तैयार की है। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी दलों को आमंत्रित किया है और आयोग सबके सामने इस तकनीक का प्रदर्शन करेगा और अगर यह तकनीक लागू की जाती है तो घर से दूर जाकर पढ़ने और काम करने वाले लोगों को वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी। चुनाव आयोग इस तकनीक का प्रदर्शन करेगा और फिर सभी दलों में से प्रतिक्रिया मांगेगा। गुरुवार को चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गृह क्षेत्र से दूर रहकर वोट देने की प्रणाली के लिए M3 ईवीएम के विकल्प पर काफ़ी काम किया गया है और इसकी वजह से प्रवासी कामगारों और छात्रों को वोट डालने के लिए लंबी यात्रा करके घर आने की ज़रूरत नहीं होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सर्दियों में घाटी में आतंकियों का सफाया चाहता है केंद्र, बनी विस्तृत कार्य योजना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में इन सर्दियों के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्या से निपटने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा बलों ने बुधवार को ही सिद्धड़ा इलाके में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों को मार गिराया। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खिलाफ बड़ा कूटनीतिक दाव, 1 फरवरी से मचेगा ऐसा हाहाकार कि टूट सकता है यूरोपियन यूनियन। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे जो हो जाए वो यूरोप के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। रूसी राष्ट्रपति का यह नया फैसला यूरोपियन यूनियन के लिए बड़ा झटका है। 1 फरवरी 2023 से पुतिन उन यूरोपियन देशों को तेल का निर्यात नहीं करेंगे जो तेल और तेल की उत्पाद की कीमतों को तय करने की जिद कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि 5 महीने तक ये निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। मंगलवार को पुतिन की तरफ से EU के लिए आया ये सबसे बड़ा जवाब यूरोपियन देशों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली अहम बैठक। NIA चीफ और LG समेत तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद अब विकास की रफ्तार को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार लगातार घाटी में आतंक से निपटने और तमाम तरह की विकास परियोजनाओं के लिए निर्देश जारी कर रही है और इसी सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक घाटी में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अधिकारियों से तमाम तरह की जानकारियां ली गई और कई अहम निर्देश भी दिए गए। बैठक में CRPF DG, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर AK मेहता, रॉ चीफ और NIA चीफ भी मौजूद थे और इसके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। LAC पर तनाव नहीं घटाना चाहता है चीन, भारत की सेना भी रहेगी मुस्तैद, अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी ITBP। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया है कि वो सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है और नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर डटी रहेगी और ये लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि इस बार तैनाती सबसे बड़ी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस समय चीन के लगभग 2 लाख सैनिक LAC पर तैयार हैं। भारतीय सेना और ITBP के भी लगभग इतने ही जवान तैनात हैं। पहली बार ये भी हो रहा है कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए हैं। जो हथियार LAC पर तैनात है उनमें कई तरह के टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स आदि शामिल हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान की सेना का दुनिया में बजा डंका, स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सेना का स्मारक। जी दोस्तों, यूं ही नहीं कहा जाता हमारी आन है सेना, हमारी शान है सेना। हिंदुस्तान की सेना का सम्मान दुनिया भर में किया जाता है। स्कॉटलैंड में भारतीय सेना का स्मारक बनने जा रहा है और ब्रिटेन की एक नगर परिषद ने ब्रिटिश सेना में 40 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लासगो सिटी काउंसिल ने शर्तों के अधीन योजना को मंजूरी दी जिसमें पत्थर में नक्काशियों के डिजाइन और सामग्री का पूरा विवरण शामिल है। दोस्तों,
रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान इन इलाकों में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा भी छाया रहेगा और इसके बाद शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है और कोहरे में भी कुछ कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली की सुबह आज भी बेहद सर्द है। राजधानी में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए लोग आग ताप रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर मंगलवार को भी पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से कांपते रहे और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटे तक शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसके बाद 1-2 दिन थोड़ी राहत की उम्मीद है। हालांकि नए साल का आगाज भीषण सर्दी के साथ होने वाला है।